करने के बाद 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। जो इम्प्लीमेंटेशन उस पॉलिसी को लेकर के होना था वो नहीं हो पाया। इसी बीच में सरकार बदल गई और फिर से केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर सन 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और उनके बेटे राजीव गांधी देश के युवा प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी ने क्या काम किया कि लेकर के देश की आजादी से, यानी कि 1947 से लेकर के और 1984 तक जो भी देश की शिक्षा को लेकर के देश में समितियां बनी, कानून बने, उन सबका ऑब्जर्वेशन देश के शिक्षाविदों के द्वारा कराया। फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वास्तव में राष्ट्र में उस स्तर का शिक्षा का स्तर हमारे देश का नहीं है जिस तरह की देश की शिक्षा की वर्तमान में मांग है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और 1985 में एक शिक्षा नीति की घोषणा कर दी और जिसका अमेंडमेंट था वो 1986 से शुरू हुआ और मई 1986 में इस शिक्षा नीति को प्रकाशित कराया गया और ये भारत की ऐसी पहली शिक्षा नीति है। एक मिनट बच्चों, हाँ जी, क्या एनएस कॉलेज में है, वो डीएन में नहीं है। एनएस कॉलेज मेरठ, नहीं नहीं, एनएस कॉलेज में है वो, डीएन में नहीं है। क्या भेजा था मैंने? शिखा चतुर्वेदी का वो, हाँ वो जेबी जैन में तो पूनम शर्मा है। शिखा मैडम तो एनएस कॉलेज में, और मैं क्लास ले लूँ उसके बाद बात करता हूँ 10:30 आपसे क्लास में। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि देश की आवश्यकता के अनुरूप हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ऐसा विचार राजीव गांधी के मन में आया और उन्होंने शिक्षा नीति 85 में तैयार करवाई और जिसका पब्लिकेशन जो था मई 1986 में प्रकाशित हुआ। इसके लिए मैंने कल 2-3 पॉइंट्स पर आप लोगों से डिस्कस किया था। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कल कई बार बीच बीच में नेटवर्क की वजह से ठीक से डिस्कशन नहीं हो पाया, तो दोबारा मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये जो शिक्षा नीति है खंडों में बनी। खंड 1 इसका प्रस्तावना का रहा है। खंड 1 प्रस्तावना में बताया कि राष्ट्र आर्थिक और तकनीकी विकास के एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जबकि उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने, परिवर्तन का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। यानी शिक्षा नीति के जो इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना था, उसमें कहा गया कि देश को अधिकतम तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और इन तकनीकी संसाधनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही संसाधन है, वो है आपका शिक्षा। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भारत की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा की। आज वर्तमान समय में उन्होंने उस समय में कहा कि शिक्षा हमारी दोराहे पर खड़ी है, नहीं तो सामान्य वृद्धि हो रही है, नहीं सुधार हो रहा।
सुधार की वर्तमान गति प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त नई चुनौतियों का सामना भी हमारे सामने है। इसलिए जरूरी है कि नई शिक्षा नीति का जो निर्माण है वो करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें, उसका हम क्रियान्वयन भी करें। खंड 2, शिक्षा का सार और भूमिका। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के विकास के लिए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का शिक्षा ही आधार है। शिक्षा संवेदनशीलता है और जो डायरेक्टेड मेथड है उसके थ्रू उसमें हम प्रमोट उसको करते हैं, उसका हम परिमार्जन करते हैं, उसमें हम प्रमोशन उसका करते हैं। राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टि, मस्तिष्क और आत्मा की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसके माध्यम से धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिकता लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा सहायक है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तर को समझने में भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा जो मैन पावर से मानव शक्ति है उसका भी विकास होता है। खंड 3 पर कल हम, खंड 2 तक हमने डिस्कशन कर लिया था, खंड 3 पर हमें डिस्कशन करना था कल, फिर टाइम पूरा हो गया था, तो आज हम खंड 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, खंड 3। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से मानना हमारा यह है कि एक निश्चित स्तर के सभी छात्रों की जाति, लिंग के भेदभाव के बिना एक गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो। यानी छात्रों को किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए, बल्कि समता के भाव से सभी छात्रों को एक मानते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है और जिसको हम 10+2+3 की जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। इसको सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। 10 वर्ष की शिक्षा को प्राय विभाजित करने के लिए 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली जिसके अनुसार 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी। यानी 9th और 10th जो है वो 2 वर्ष के होंगे, 1 साल का 9th और 1 साल का 10th, 1 साल का 11th और 1 साल का 12th। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च IMC, इंडियन मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये सारे जो नेशनल लेवल की बॉडीज हैं इनको सुदृढ़ किया जाएगा, इनको मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड योजना को लागू किया जाएगा। ये संस्थाएं NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संस्थान IIST के साथ मिलकर के शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंट है उसमें इन सब का कोऑपरेशन लेकर के एक तकनीकी युक्त
एक आईसीटी युक्त भारत की तकदीर लिख दी जाएगी। इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 1986 थी, उसकी मेन थीम इस तरह से थी। अब आता है इसके बाद में खंड 4, समानता के लिए शिक्षा। महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। स्त्रियों की जो निरक्षरता का स्तर है उसको समाप्त किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच के मार्ग में जो आने वाली बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको समाप्त किया जाएगा और उन बाधाओं को तीव्रता की गति से प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों को अन्य जनजातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर विकसित किया जाएगा। आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रोत्साहन योजनाएं बनाए जाने के उपायों को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो स्थान हैं उनको भी, जो शिक्षा संस्थाएं शिक्षा से वंचित हैं, उनको भी उसी धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। खंड 5, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। सबसे पहले आती है प्री प्राइमरी एजुकेशन, हमारी पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा। पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से, यानी कि जो हमारी शिक्षा नीति 1986 है, उसका लक्ष्य यह है कि जो हमारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चा हमारा ले रहा है, उसके हमें सर्वांगीण विकास पर ध्यान आकर्षित करना होगा। उसके पालन पोषण, उसका स्वास्थ्य, उसका सामाजिक विकास, उसकी मानसिक मनोभूमि और संवेगात्मक विकास, उसका बाल्यकाल का परिचय, शिक्षा की उच्च प्राथमिकता और जितना संभव हो सकता है उस बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में दो बातें, एक तो 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए सार्वजनिक शिक्षा, यूनिवर्सल सार्वभौमिक शिक्षा, और दूसरी शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने आपको हरटांग समिति में बताया था कि जो स्कूल छोड़ने वाली बच्चे हैं, सार्जेंट कमीशन 1944 में, कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या उसमें आई थी। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो बच्चे स्कूल को छोड़कर के जाने वाले हैं, उन बच्चों के स्कूल को छोड़कर जाने की जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा, जिससे वर्तमान में छूट गए क्षेत्रों की माध्यमिक शिक्षा की पहुंच के
अंदर हो सके। विशिष्ट योग्यता या अभिवृत्ति वाले बालकों, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनके लिए गति निर्धारक स्कूल देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे। गति निर्धारक विद्यालय यहां से आज से यहां पर है हमारे नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय को प्रतिभाशाली विद्यालय भी कहते हैं, गति निर्धारक विद्यालय भी कहते हैं और नवोदय विद्यालय भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसा प्रावधान किया गया 1986 में कि जो ग्रामीण परिवेश के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों को छठी से लेकर के 12वीं तक की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनके खाने पीने, रहने, कपड़े, हॉस्टल आदि के सभी खर्चे सरकार वहन करेगी। इनको गति निर्धारक विद्यालय, जो देश के अंदर सबसे पहले गति निर्धारक विद्यालय खोले गए, एक तो हरियाणा के झज्जर में है और दूसरा एक आंध्र प्रदेश में है। ये दो विद्यालय जो हैं, नवोदय विद्यालय या गति निर्धारक विद्यालय जो थे, सबसे पहले देश में 2 स्थानों पर खोले गए थे, पहला झज्जर और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अब वर्तमान समय में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय है। इसका 80-20 का रेशो होता है, जो 80% है इसका। एक मिनट, हेलो, हाँ, अरे चुप सुनते रहे, बस मैं क्लास ले रहा हूं अभी, जैसा बोला बोलने दो फिर। हाँ, तो इसके अंदर जो हमारे छठी से 12वीं तक के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो गति निर्धारक विद्यालयों में, इसका मैं आपको बता रहा था, जो 80-20 का रेशो है, यानी 80% जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो गांव के इसमें चिन्हित किए जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, और जो 20% है वो शहरी क्षेत्रों के इसके अंतर्गत विद्यालयों में लिए जाते हैं। वर्ष में एक बार नवोदय विद्यालय की परीक्षा आयोजित होती है और परीक्षा के आधार पर जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें से इन छात्रों का चयन किया जाता है। और जितनी जहां पर जगह होती हैं, मुश्किल से 50 या 60 जगह होती हैं एक विद्यालय में, जिले में, और हजारों की संख्या से ज्यादा फार्म उसमें आते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। यदि 50 बच्चे हैं तो 50 के 80%, 40 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे और 10 बच्चे शहरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। अब अगली बात आती है व्यवसायीकरण की। व्यवसायीकरण शिक्षा के व्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा दृढ़ता से लागू कार्यक्रम प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन के लिए आवश्यक है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम या संस्थाओं की स्थापना करने का उत्तरदायित्व सरकार और सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नियोक्ताओं पर होगा। यानी कि जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन जो सरकार है हमारी उन पर, और जो गैर सरकारी क्षेत्रों में, व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, वो भी इसके भागीदार बन सकते हैं। अब आती है बात हायर एजुकेशन की। उच्च शिक्षा के एकीकरण के लिए, सुविधाओं के विस्तार के लिए जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और उसे, जो अधोगति हो रही है, जो शिक्षा का ह्रास हो रहा है, इससे बचाने के लिए शीघ्र उपाय किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को, रिसर्च को अधिक से अधिक सहायता दी जाएगी। उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन, उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने
तथा शिक्षा को जनतांत्रिक करने के साधन के रूप में खुला विश्वविद्यालय प्रणाली आरंभ की गई है। यानी सरकार ने देश के जो शिक्षाविद हैं उनके उपाय मांगे तो उन्होंने एक सुझाव अपनाए दिया कि देश के अंदर ओपन यूनिवर्सिटीज भी जो है वो स्टेब्लिश की जानी चाहिए और डिस्टेंस एजुकेशन को भी जो है उसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा को जनतांत्रिक करने के साधन के रूप में ओपन यूनिवर्सिटी प्रारंभ की गई। अब आता है रूरल यूनिवर्सिटीज, ग्रामीण विश्वविद्यालय। ग्रामीण विश्वविद्यालय का नया तरीका विकसित किया जाएगा और गांधी जी की बेसिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं तथा कार्यक्रमों को सहायता उसके अंतर्गत दी जाएगी। अब बात आती है तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तकनीकी और मैनेजमेंट एजुकेशन के पुनर्गठन के लिए 20वीं सदी के अंत तक अनुमानित परिस्थितियों को देख करके अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन प्रबंध प्रक्रियाओं में होने वाले संभावित परिवर्तन, ज्ञान की तीव्र गति के अनुसार बढ़ोतरी तथा विज्ञान व तकनीकी की विराट उन्नति को ध्यान में रखना होगा। यानी कि उस शिक्षा नीति में ये स्पष्ट कर दिया गया कि लगभग वर्ष 2000 तक 14 वर्ष के अंदर तकनीकी और प्रबंध के क्षेत्रों में हमें अन्य देशों के समता के स्तर को प्राप्त करना होगा। जो विश्व के और अन्य देश टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके बराबर ही हम सबको उसके साथ तक पहुंचना होगा, क्योंकि तकनीकी व प्रबंध शिक्षा अधिक व्यय साध्य है। इसलिए लागत, प्रभावशीलता के लिए, श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। तकनीकी प्रबंध शिक्षा के प्रसार में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जो प्रोफेशनल यूनियन है उनको प्रमोट किया जाएगा और उनसे इस क्षेत्र में सहायता ली जाएगी। अब खंड 7 आता है हमारा शिक्षा प्रणाली का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। सर्वोच्च बौद्धिकता लक्ष्य की गंभीरता और इनोवेशन, नवाचार, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ये सब आवश्यक हैं। स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा का प्रबंध करने की आवश्यकता है। सभी अध्यापकों को पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए और अध्यापकों का अधिकतर उत्तरदायित्व सुधारों व छात्र सेवाओं और व्यवहार के स्वीकृत मानकों पर जोर देकर के संस्थाओं में अधिक से अधिक सुविधाएं राष्ट्रीय या राजकीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसी के अंतर्गत एक सुधार और किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को लेकर के। इसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक जिले में एक डाइट होगी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इससे पहले देश में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना नहीं थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस तरह का भी सुझाव दिया गया कि देश के अंदर जो सभी जिले हैं, सभी जिलों में एक एक डाइट की स्थापना होगी, जो हमारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों की ट्रेनिंग, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के विकास के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देगी।
और एक ही साथ में और सुझाव दिया गया जिसको हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उस समय के शिक्षाविदों ने यह सुझाव दिया कि ग्रामीण अंचल में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो प्राथमिक शिक्षा को लागू करने की सरकारी विद्यालयों में है, उसको हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 कमरे, कुर्सी मेज, एक शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड, अनिवार्य जो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा दिए गए। एक ये भी पॉइंट इसमें आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज गिवन बाय, इसका आंसर होगा एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ डाइट, इसका आंसर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। हु हैज गिवन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10+2+3, इसका आंसर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1983। अब बात आती है खंड 8 शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का इनोवेशन या नवीनीकरण। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु को सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा को सार्वभौमिक सनातन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। पुस्तकों तथा सभी वर्गों की पहुंच आसानी से होगी, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। अध्ययन की आदतें बढ़ाने के लिए रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया जाएगा और युवकों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और युवक जो शिक्षा से हमारे वंचित हैं उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों के लिए एनसीसी, एनएसएस जैसी संस्थाओं से जोड़ करके उनको राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों से अवगत कराया जाएगा और इनमें युवकों को भाग लेना अनिवार्य होगा। आगे जो बात आती है खंड 9 में इन्होंने बात की है अध्यापक की। अध्यापक को रचनात्मक और सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित और प्रेरित करने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए सरकारी समुदाय को प्रयास करना होगा। इसके लिए श्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता, आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों का चयन करने के तरीके, प्रारंभिक स्कूल में शिक्षकों की योग्यताएं, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, व्यक्तियों के लिए प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोसेस आयोजित किए जाएंगे और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रबंध। किसी योजना और प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन के लिए उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। तुम तो नोट्स बनाया था बच्चों के लिए? बना रहा हूँ। लंबे समय तक बजा रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था लगे, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। शिक्षा संस्थाओं की ऑटोनोमस बॉडी डेवलप की जाएगी और इनके निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, बस 2 मिनट लूंगा। प्रबंध की अखिल भारतीय सेवाओं को उनकी स्थापना पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों, संस्थाओं के प्रावधानों, प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी
प्रयास करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा जरूरी से हटा दो, सारी का आएगी, फिर उसको क्षेत्र मना में करना वो सारी। भाग लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को प्रमोट किया जाएगा। ये मेन जो कंक्लूजन है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये कंसेप्ट है। और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। सर जो आपने डाइट के बारे में बताया, इसमें हम लोगों को भी जाना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग के लिए? किसके लिए? मैंने क्या बताया? मतलब जो बताइए क्या बताया मैंने? मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर मतलब उसमें प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं? आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए सिलेक्टेड होंगे कि टीजीटी के लिए सिलेक्टेड होंगे? प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है 1 to 5th। आप बीटीसी नहीं कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है? जो बीटीसी करते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन करते हैं, उनको डाइट से संबंध रहता है। आपका डाइट से संबंध नहीं है, आपका संबंध यूनिवर्सिटी से है, ठीक है? ठीक है, ओके सर। ओके, एनी क्वेश्चन? सर हाँ जी बोलो। सर हमें ये पूछना था सर, आपने जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो जो हमारे कंपलसरी कोर्स हैं सर, उनका एक क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए कहा था कि हमें वो लाइब्रेरी में मिल जाएगा। 2011 से कुछ आप बनाओगे 120 क्वेश्चन। तो सर वो हमें लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाएगा अब? बिल्कुल होगा, सब बने रखे हैं। ठीक है सर, यही जानना था। सर आपने चारों पेपर के लिए बोला था ना, अपने पेपर के लिए नहीं सबके बोला? बने पड़े हैं, चारों कंपलसरी के बने पड़े हैं, 2021 तक के बने हुए हैं सबके। ठीक है सर। ठीक है, हमारे पास में जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम अब तक हुए हैं, लेटेस्ट 5 ईयर के तो हैं, हमारे से ज्यादा के भी होंगे, सारे क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास में है। हमने हर साल की फाइल्स बनवाई है टीचर से अलग अलग, और जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं वो भी अवेलेबल मिलेंगे हमारे पास में। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो भाई मैम। सबकी तबीयत ठीक है? यस मैम, सब ठीक है। ये अब ठीक है, पहले खराब थी। आवाज क्लियर है? वीडियो वगैरह सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी मैम, क्लियर है। चलो ठीक है। और असाइनमेंट किस किस के बन गए? है यहाँ कोई ऐसा जिसके बन गए हो? भूले बैठे हो असाइनमेंट को? मैम बन गया। बन गया? हाँ जी। और किस किस के बन गए हैं? मैम आपने तो कहा था कि आप ग्रुप में सेंड करोगी, किस बेस पे अरे बनाना है? हाँ बेटा, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं। टॉपिक तो वैसे जिन्हें पता है, आधी से ज्यादा क्लास को पता है टॉपिक, उनके तो मैम कम आपने से कम पहले ही बन जाने बता दिया चाहिए। था।
वही तो, जब ऑफलाइन क्लास थी तभी तो मैंने आपको बता दिया था। जी मैं तो आपसे पूछ के भी गया था ना किस तरीके से बनाना है। हाँ चलो, जिनका बन गया है वो चेक करा ले सैटरडे से पहले पहले ही, यानी कि मैम ठीक है मैं मैम, आता कल आऊंगा, आज मौसम खराब है। कल आ जाना, कल मैम चेक करा लेना, ठीक है, जिनका बन गया है। हाँ बेटा मैम असाइनमेंट के बारे में मुझे पूछना आपसे, मैं आज कॉलेज आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाना। संगेश, जी मैम। मैम हमें भी बता दीजिए, मैंने पूछा था आपसे। बेटा चलो अभी बता देती हूँ मैं, जो आपका नहीं असाइनमेंट मैम, वो बनेगा। निखिल था, संघर्ष मैम। अच्छा कौन था? निखिल संगीत था वो। तो अच्छा 20 दिन अच्छा पहले बना लिया मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो हो गया अभी है। सुन लो अब, चेक ठीक है, करना सुन लो। जो आपका टॉपिक है असाइनमेंट का वो है